जब भी गांधी हत्याकांड की बरसी आती है तो इस देश के लिबरल, सेक्युलर और वामपंथी एक साथ एक आवाज में आरएसएस को घेरने के लिए निकल पड़ते हैं। गांधी हत्याकांड को 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं और उसके बाद भी ये लोग एक ही राग अलापते हैं कि गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था। इनके पास ना कोई तथ्य होता है, ना तर्क होता है और ना कोई सबूत। फिर भी ये गांधी के नाम पर झूठ बोलकर एक देशभक्त संगठन को बदनाम करने में 7 दशक से जुटे हुए हैं। लेकिन अब बहुत हुआ। आज खरी बात में लिबरल, सेक्युलर और वामपंथी गैंग के एक एक झूठ को बेनकाब किया जाएगा। इस खास सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नेहरू ने संघ से अपनी नफरत निकालने के लिए उसे गांधी हत्याकांड में कटघरे में खड़ा किया। इस सीरीज में मैं आपको ये सनसनीखेज राज भी खोलूंगा आपके सामने कि कैसे लेडी माउंटबेटन के इशारे पर नेहरू ने संघ के लाखों कार्यकर्ताओं को बिना किसी सबूत के जेल में रखा। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि नाथूराम गोडसे और संघ का क्या रिश्ता था और गांधी हत्याकांड की जांच के लिए बने कपूर कमीशन ने आरएसएस के बारे में क्या फैसला सुनाया था। तो बिना देर किए सबसे पहले जानते हैं उस आरोप का सच जो 7 दशक से आरएसएस पर लगाया जा रहा है। आरोप यह है कि क्या नाथूराम गोडसे आरएसएस का सदस्य था और इसका जवाब है हां, नाथूराम गोडसे आरएसएस का सदस्य था। लेकिन यह भी सच है कि उसने गांधी की हत्या के बहुत पहले ही आरएसएस को छोड़ दिया था। गांधी को गोली मारने के बाद अदालत में दिए अपने बयान में गोडसे ने क्या कहा था, इसे बहुत ध्यान से सुना जाना चाहिए। उसने कहा था कि डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव डाली। उनके भाषणों का मुझ पर प्रभाव पड़ा। मैं स्वयंसेवक बन गया। मैं महाराष्ट्र के उन युवकों में था जिन्होंने संघ में उसके प्रारंभ से भाग लिया। कुछ समय तक मैंने संघ में कार्य किया। कुछ दिन बाद मैंने सोचा कि वैधानिक रूप से हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए मुझे राजनीति में भाग लेना चाहिए, जिस कारण मैं संघ को छोड़कर हिंदू महासभा में आ गया। गोडसे संघ का स्वयंसेवक था, लेकिन जल्द ही उसका संघ की गतिविधियों से मोहभंग हो गया था। वो संघ की कार्यशैली के साथ अपना संतुलन नहीं बैठा पा रहा था। शायद वो संघ को अति कट्टर हिंदूवादी संगठन समझकर उससे जुड़ा था, लेकिन जल्द ही उसे यह महसूस होने लगा था कि संघ सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहा है। तब गोडसे ने न केवल संघ से अलग होने का फैसला किया, बल्कि एक हद तक वो संघ का विरोधी भी बन गया था। सुबह शाखा लगाने, उसमें होने वाले व्यायाम और खेलकूद की वो आलोचना करता था। उसे लगता था कि ये सब करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू युवाओं की ऊर्जा को बर्बाद कर रहा है और उससे कोई आशा नहीं की जा सकती है। गांधी हत्याकांड की जांच के लिए बने कपूर कमीशन ने भी आरएसएस के एंगल को पूरी तरह से खंगालने की कोशिश की है। गांधी की हत्या के समय देश के गृह सचिव रहे आर.एन. बनर्जी ने कपूर आयोग को दी अपनी गवाही में गोडसे और संघ के रिश्ते के बारे में जो कहा था, उसे कपूर आयोग ने अपनी रिपोर्ट के खंड 1 के पेज नंबर 164 पर दर्ज किया है। केंद्रीय गृह सचिव आर.एन. बनर्जी ने कहा था कि यह साबित नहीं हुआ है कि अपराधी यानी गोडसे और अन्य अपराधी आरएसएस के सदस्य थे। वे संघ की गतिविधियों से संतुष्ट नहीं थे। संघ के खेलकूद, शारीरिक व्यायाम आदि को वो व्यर्थ मानते थे। वे यानी गोडसे और उसके अन्य साथी अधिक उग्र और हिंसक गतिविधियों में विश्वास रखते थे। कपूर कमीशन के सामने अपनी गवाही में आर.एन. बनर्जी ने यह भी साफ किया कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने का संबंध गांधी की हत्या से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वो अपनी गवाही में कहते हैं कि हालांकि आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार ने यह मान लिया था कि गांधी की हत्या आरएसएस के सदस्यों द्वारा की गई थी। आर.एन. बनर्जी ने कपूर कमीशन के सामने यह भी माना कि गांधी की हत्या के पहले भी अगर आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता, तब भी गांधी की हत्या को नहीं रोका जा सकता था। वो अपनी गवाही में आगे कहते हैं कि सबूतों से पता चलता है कि आरएसएस इस तरह की साजिश या हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं था। इस मामले में उस पर प्रतिबंध लगाने से साजिशकर्ताओं या घटनाओं पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वे यानी साजिशकर्ता
आरएसएस के सदस्य साबित नहीं हुए हैं और ना ही इस हत्याकांड में आरएसएस का हाथ दिखता है। आर.एन. बैनर्जी और अन्य लोगों की गवाही के आधार पर कपूर कमीशन ने जो निष्कर्ष निकाला है उसे बहुत ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। कमीशन ने अपनी जांच रिपोर्ट के खंड 2 के पेज नंबर 75 और 76 पर साफ शब्दों में दर्ज किया है कि आरएसएस अपनी विचारधारा से कांग्रेस विरोधी था। वो धर्मनिरपेक्षता के दर्शन और अहिंसा में विश्वास नहीं रखता था। आरएसएस का रुख गांधीवाद के खिलाफ था, लेकिन उसका ये विरोध महात्मा गांधी को व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाने की हद तक नहीं गया। कपूर कमीशन ने आगे लिखा है कि आर.एन. बैनर्जी जैसे अनुभवी प्रशासक ने कहा है कि आरएसएस गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं था, जिसका अर्थ है कि कोई भी आरएसएस को इस शैतानी अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता है। दरअसल गांधी की हत्या के ठीक बाद यानी 30 जनवरी 1948 को ही आरएसएस के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई थी। गांधी की हत्या के अगले दिन पूरे देश में संघ के कार्यकर्ताओं के खिलाफ गांधी की अहिंसा में विश्वास रखने वाले गांधीवादियों ने जानलेवा हमले किए। यहां तक कि 1 फरवरी की दोपहर कांग्रेसियों द्वारा उकसाई भीड़ ने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार की समाधि स्थल को भी नष्ट कर दिया। रात होते होते हिंसक भीड़ ने संघ प्रमुख गुरु गोलवलकर के घर को भी घेर लिया था। कांग्रेसियों की ये भीड़ गुरु गोलवलकर की जान लेना चाहती थी। हिंदुओं के सबसे बड़े नेता की जान संकट में है, ये खबर जल्द ही मध्य प्रांत के गृह मंत्री डीपी मिश्र तक पहुंच गई। उस दौर में नागपुर मध्य प्रांत का हिस्सा होता था। डीपी मिश्र ने इस तनावपूर्ण घटना का वर्णन अपनी मशहूर किताब नेहरू इपोक फ्रॉम डेमोक्रेसी टू मोनोक्रेसी के पेज नंबर 57 पर किया है। डीपी मिश्र देश के एक बहुत बड़े नेता थे और बाद में जाकर वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। यहां तक कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में भी डीपी मिश्र की बहुत बड़ी भूमिका थी। डीपी मिश्र अपनी किताब में लिखते हैं कि नागपुर के गैर ब्राह्मणों का दिमाग खराब हो गया था जब उन्हें यह खबर मिली कि गोलवलकर अपनी कार्य समिति की बैठक कर रहे हैं, तो उन्होंने परिसर को घेर लिया और इमारत को आग लगाने की बात करने लगे। पुलिस आईजी भागते हुए मेरे घर आए और कहा कि अगर लोगों को नहीं रोका गया तो इमारत के अंदर 40 लोग जिंदा जल जाएंगे। मैंने आईजी से पूछा कि क्या अगर गोलवलकर और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाए तो क्या भीड़ शांत हो जाएगी? उसने कहा कि हाँ, इस बात की संभावना है कि गिरफ्तारी से भीड़ शांत हो जाएगी, लेकिन साथ ही उसने ये भी कहा कि आरएसएस एक कानूनी संगठन है, इसलिए वो उसकी पूरी कार्य समिति को एक साथ गिरफ्तार करने को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। आईजी के पास कोई विकल्प नहीं था, लिहाजा मैंने उसे सुरक्षा की दृष्टि से गोलवलकर की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बकौल डीपी मिश्र जो मध्य प्रांत के गृह मंत्री थे, वो ये कह रहे हैं कि गुरु गोलवलकर की जान बचाने के लिए उन्होंने पुलिस को उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था, लेकिन बाद में जब गोलवलकर को थाने ले जाया गया तो उन पर गांधी की हत्या के आरोप में धारा 302 लगा दी गई। जाहिर है ये सब नेहरू सरकार के दबाव में हो रहा था। इसके बाद 4 फरवरी 1948 को नेहरू सरकार ने आरएसएस पर पूरी तरह से पूरे देश में प्रतिबंध लगा दिया और इसी के साथ प्रधानमंत्री नेहरू का एक और मिशन पूरा हो गया। लेकिन पूरी सरकारी मशीनरी को झोंकने के बाद भी संघ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा था। यही वजह है कि गिरफ्तारी के चंद दिनों बाद ही गुरु गोलवलकर पर से धारा 302 हटा दी गई। संघ के खिलाफ सबूत न मिलने से नेहरू के लिए असहनीय पीड़ा होती जा रही थी। लिहाजा 26 फरवरी 1948 को उन्होंने सरदार पटेल को एक पत्र में जो लिखा वो प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 के वॉल्यूम 5 के पेज नंबर 67 पर। नेहरू ने इस पत्र में संघ के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा कि बापू की हत्या की जांच में बड़े षड्यंत्र का पता लगाने में सच्ची कोशिश की कमी दिख रही है। मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि बापू की हत्या आरएसएस द्वारा संगठित एक बड़े आंदोलन का हिस्सा है। आरएसएस के बहुत से लोग हमारे दफ्तरों और पुलिस में हैं। दिल्ली पुलिस में खुले रूप में ऐसे लोगों की काफी संख्या है जिनकी सहानुभूति आरएसएस के साथ है। अगर हम मानकर बैठ जाएं कि आरएसएस को दबा दिया गया है
तो इस तरह का संतोष नई बर्बादी और सर्वनाश का कारण बन सकता है। न दलील न वकील, जस्टिस नेहरू या यूं कहें मिलॉर्ड नेहरू ने बिना किसी सबूत के अपना फैसला सुना दिया था कि गांधी की हत्या का पूरा षड्यंत्र संघ ने ही रचा है। लेकिन सरदार पटेल ऐसा नहीं सोचते थे। उन्हें पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा था। शायद उन्हें यह भी गलत लगता था कि नेहरू आरएसएस के प्रति अपने पूर्वाग्रहों की वजह से ये सब कर रहे हैं। लिहाजा अगले ही दिन यानी 27 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने नेहरू को एक कड़ा पत्र लिखा और यह पत्र प्रकाशित हुआ है सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार खंड 2 के पेज नंबर 294 पर, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। 1976 में प्रकाशित हुई इस किताब का संपादन सरदार पटेल के पर्सनल सेक्रेटरी रहे आईसीएस अधिकारी वी शंकर ने किया है। सरदार पटेल ने नेहरू को लिखा था कि मैं करीब करीब रोज बापू की हत्या के मामले में चल रही जांच पर व्यक्तिगत तौर पर नजर रख रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि आरएसएस का इस हत्याकांड से कोई संबंध नहीं है। जांच में पता चला है कि यह षड्यंत्र सिर्फ 10 लोगों तक सीमित था, जिनमें से 2 को छोड़कर सब पकड़े जा चुके हैं। गांधी हत्याकांड में कई सूचनाएं हमें गुमनाम सूत्रों से प्राप्त होती हैं, जिनकी जांच होने पर उनमें से 90% झूठी पाई जाती हैं। हम जब गुमनाम सूचनाओं पर संघ वालों को पकड़ते हैं तो केंद्र तथा राज्य सरकारों पर आरोप लगता है कि हम निर्दोष लोगों को जेलों में ठूस रहे हैं। मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बापू की हत्या का षड्यंत्र उतना व्यापक नहीं था जितना कि माना जा रहा है। यह सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों का काम है। पटेल का जवाब मिलने के बाद भी नेहरू को सब्र नहीं हुआ। उन्होंने कुछ और दिन इंतजार करने के बाद 2 मई 1948 को सरदार पटेल को एक और पत्र लिख दिया, जिसमें उन्होंने चिंता जताई कि आरएसएस फिर से सर उठा रहा है। पटेल ने नेहरू की इस चिंता का जवाब देते हुए 4 मई 1948 को जवाबी पत्र लिखा, जो प्रकाशित हुआ है सरदार पटेल चुना हुआ पत्र व्यवहार के खंड 2 के पेज नंबर 280 पर। पटेल ने नेहरू को उस पत्र में लिखा था कि आरएसएस पर हम प्रतिबंध लगा ही चुके हैं, जो आज भी जारी है, परंतु हमारी मुश्किल यह है कि कुछ प्रांतों में हाईकोर्ट ऐसे व्यक्तियों को बरी कर देते हैं जिन्हें आरएसएस के लोगों को घेरने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। यूपी में ऐसी बहुत सी रिहाई हुई हैं। मुंबई प्रांत में ऐसे लोगों को बड़े पैमाने पर सामूहिक रूप से छोड़ा गया है और सरकार से अदालती खर्च देने को कहा गया है। दरअसल सरदार पटेल ने जो समस्या बताई थी वो सही में सरकार के लिए न केवल गंभीर थी, बल्कि नेहरू सरकार की किरकिरी की वजह भी बन रही थी। नेहरू के दबाव में पूरे देश में हजारों हजार संघ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन जल्द ही देश भर की अदालतों से उन्हें जमानतें यानी रिहाई मिलने लगी थी। यहां तक कि 5 अगस्त 1948 को आरएसएस के प्रमुख गुरु गोलवलकर को भी सरकार को रिहा करना पड़ा। नेहरू के लिए सब बेहद असहनीय होता जा रहा था और उसके पीछे उनकी एक व्यक्तिगत वजह भी थी। उस व्यक्तिगत वजह का नाम था लेडी माउंटबेटन। दरअसल उस वक्त लंदन में बैठी वामपंथी विचारों की लेडी माउंटबेटन को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आरएसएस के कार्यकर्ता जेल से रिहा किए जा रहे हैं, और इसी बात को लेकर उन्होंने नेहरू को ताना मारा था। क्या थी लेडी माउंटबेटन की वो चाल, ये जानने के लिए आपको खरी बात के अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा। फिलहाल खरी बात में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपका हर कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।